आज हम अपना दूसरा लेक्चर करेंगे न्यूट्रिशनल सर्वेज के ऊपर। कल हमने उसका एक पहला पार्ट किया था परसों, और देखा था कि न्यूट्रिशनल सर्वेज क्यों होते हैं, उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर हम न्यूट्रिशनल सर्वे की मैथडोलॉजीज़ के ऊपर थे कि मैथडोलॉजीज़ में जो उसके स्टेप्स थे वो हमने कैसे डिफ़ाइन करने हैं। तो अब हम ज़रा स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि हमने स्टेप्स को किस तरह डिफाइन करना है। अच्छा जी, कल ये हमने स्टेप्स पढ़े थे एक न्यूट्रिशनल सर्वे को कंडक्ट करने के। अब इन स्टेप्स को हम वन बाय वन देखेंगे कि इन स्टेप्स में क्या क्या चीज़ आप देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं आइडेंटिफाई द नीड्स। आपने नीड देखनी है कि वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी है, तो उसमें न्यूट्रिशनल सिचुएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज हुई है, और क्या उस जो सी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसके अंदर पहले कोई डाटा मौजूद था जिसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जिसकी बुनियाद पर एक नया सर्वे करके एक इंटरवेंशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आइडेंटिफाई नीड करते हैं तो आपके पास दो नीड्स आती हैं। अगर आपका सर्वे फिजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल क्यों फिजिबल नहीं है, अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है, कोई अर्थक्वेक आ गया है, या आपकी सेफ्टी का इशू है, या पॉपुलेशन का रिस्पांस नहीं है, या आपके पास रोड डेंसिटी अच्छी नहीं है वहाँ जाने के लिए, आपके पास एक्सेस नहीं है, तो वो सर्वे फिजिबल नहीं होता। सर्वे फिजिबल कब होता है, अगर आपके पास एक्सेसिबल सिनेरियो मौजूद हो जहां आपको रिस्पांस आने के चांसेस ज़्यादा हों। तो आप देखते हैं कि सर्वे फिजिबल है। फिर आप देखते हैं इंफॉर्मेशन उस एरिया में क्या कौन आपको मिल सकता है, उस पॉपुलेशन के बारे में, उनकी डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उससे पहले कोई गवर्नमेंट डाटा वहाँ मौजूद है, रिपोर्ट्स हैं, कोई रिव्यू है, कोई रिसर्च हुई हुई है। फिर आप डिसीजन करते हैं कि आप इसको कैरी करेंगे। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप होता है डिफाइनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क है। गोल्स होता है जो आप सर्वे से अचीव करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव गोल्स का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसमें मैल न्यूट्रिशन क्या है, तो आपका गोल है कि हमने इस मैल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के ज़रिए एड्रेस करना है। ये आपका गोल है। और सर्वे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वे का, कि उसकी प्रेवलेंस मालूम करना। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको कुछ टारगेट्स की एग्जांपल दी हुई हैं कि टू डिटरमिन द प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग अमंग द चिल्ड्रन एजेड 12 टू 59 मंथ्स। अब इसमें आप उसकी जो प्रेवलेंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन या स्टंटिंग ग्रोथ देखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और इसकी बुनियाद पर जो आप डाटा जनरेट करके न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करेंगे वो आपका गोल होगा। इसी तरह टू डिटरमिन द डाइटरी पैटर्न ऑफ ऑल द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली टू डिटरमिन द प्रेवलेंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अमंग pregnant women, that is your objective as well. Once you determine those objectives, on the basis of those objectives you try to achieve your goals. उसके बाद हमारा तीसरा है टारगेट एरिया एंड टारगेट पॉपुलेशन, कि आपका टारगेट एरिया कौन सा होगा और आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। कुछ बातें उसमें मद्देनज़र रखनी होती है कि आप अपने जोग्राफिकल एरिया को या अपनी पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करते हैं और आप मैप पे इंडिकेशन उसकी ज़रूर देते हैं। फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, कोई ऐसी जगह है जहाँ लोगों को कोऑर्डिनेट किया जाए या उससे कॉरिस्पॉन्ड किया जाए, जैसे हमारी काउंसिल होती है या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या वो लोकली वहाँ मौजूद है। और हमेशा याद रखिएगा कि रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन ये डिफरेंट होती है, इनके लिए आपको डिफरेंट सर्वेस करने पड़ते हैं। ये दोनों सर्वेस आपस में कंपेरेबल नहीं होते। कंपेरेबल वो होते हैं, जैसे एप्पल को आप हमेशा एप्पल से कंपेयर करते हैं, रेफ्यूजीज़ को आपने रेफ्यूजीज से करना है, अर्बन पॉपुलेशन को आपने अर्बन से करना है। तो आपने देखना है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वहाँ मौजूद है, क्या आपकी पॉपुलेशन कंपेरेबल है या कंपेरेबल नहीं है।
और फिर आप देखते हैं कि क्या वो एरियाज़ वल्नरेबल हैं और वहाँ इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं है। फिर उसके बाद चौथा वही कि आपके पास सिक्योरिटी वहाँ कितनी अच्छी है, क्या आपकी टीम को कोई ख़तरा नहीं या रिसर्चर को कोई ख़तरा तो नहीं, या आपकी वजह से कोई रेशियल किस्म के या कोई सेक्टेरियल किस्म के इस सर्वे की वजह से फसादात तो नहीं हो सकते। ये सारे इश्यूज़ आप अपने टारगेट एरिया और टारगेट पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं। उसके बाद टाइमिंग ऑफ द सर्वे, आपकी सर्वे की टाइमिंग क्या है। अम, अ, हर सर्वे के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी टाइमिंग वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी इमीडिएट नीड है आपके असेसमेंट सर्वे की। फिर आप कंसल्टेशन करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ से और अथॉरिटीज़ से कि वहाँ जो से क्या आपका सर्वे किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के साथ को एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, क्या वो उसको अफेक्ट तो नहीं करेगा, या वहाँ कोई सेलिब्रेशन तो नहीं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में मंथ ऑफ रमज़ान है तो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू कंडक्ट द सर्वे, या कोई इम्यूनाइजेशन कंपेन चल रही है पोलियो की, एट दैट टाइम इट्स आल्सो नॉट गुड टू कंडक्ट द सर्वे। फिर आप सीजनैलिटी देखते हैं कि वहाँ सीज़न कौन सा चल रहा है, क्या न्यूट्रिशनल सर्वे कर सकते हैं वहाँ या नहीं। अगर आप किसी रूरल एरिया में कर रहे हैं तो आपने देखना है कि कौन सी एग्री क्रॉप आपके पास उस टाइम अवेलेबल है और कौन सी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ख़ास सीज़न के अंदर कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होना लाजमी हो जाता है। रेनी सीज़न को आप आमतौर पे अवॉइड करते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग आपकी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और अगर आपने कंपेरेबल सर्वेस कर रहे हैं तो आपने इस साल जिस दिन को सर्वे किया आप कोशिश करें कि नेक्स्ट साल उसी दिन को सर्वे करें, ताकि आप सेम डे को कंपेयर कर सकें सेम सिचुएशन के अंदर। अगला आपका आता है कॉन्सेंसस बिल्डिंग, कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट या आपके स्टेक होल्डर हैं उनके दरमियान कॉन्सेंसस बिल्ड करना है कि सबको एक पेज के ऊपर लेके हम, जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें आप पांचों लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं वो 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके डिफरेंट व्यू हैं, लेकिन इवेंचुअली वो एक पेज के ऊपर आएंगे कंसेंसस डेवलप करके। तो आपने अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज के ऊपर लेके आना होता है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कम्युनिटी लीडर्स हो सकते हैं, एनजीओज हो सकती हैं, डब्ल्यूएचओ उधर हो सकती है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आपके काउंसलर वगैरह हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये आपके की होल्डर होते हैं, ये स्टेक होल्डर होते हैं। अम, फिर आप कहते हैं कि आप जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके साथ आप इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं कि आपकी स्टडी का फीडबैक कैसा आ रहा है, आप किस किस पॉपुलेशन को यहाँ टारगेट करने जा रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल क्या हैं। और फिर आप अपने स्टेक होल्डर्स को फीडबैक भी देते हैं कि जो आपके पास फीडबैक आया है पॉपुलेशन से या आपके सैंपल से, वो आप अपने स्टेक होल्डर्स को देते हैं। अगला आता है कि आपने इंडिकेटर्स को सिलेक्ट करना है कि आपके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, इंडिकेटर्स आमतौर पर दो तरह के होते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स भी नहीं, दो तरह के, एक जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, एक जो से इनडायरेक्टली लिंक होते हैं। तो आपको पहले अपने इंडिकेटर्स को डिफाइन करना पड़ता है कि आपके इंडिकेटर्स वहाँ कौन कौन से हैं। इंडिकेटर्स फॉर एग्जांपल जो आपकी डायरेक्ट इंडिकेटर्स हो सकते हैं वो डाइटरी इनटेक हो सकती है, क्लिनिकल साइंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ हो सकती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये आपके की इंडिकेटर्स हैं जो डायरेक्टली लिंक करते हैं। और जो इनडायरेक्टली लिंक कर सकते हैं वो आपके सोशल डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, जैसे पॉवर्टी हो सकती है, हाइजेनिक कंडीशन हो सकती है, हाउस होल्ड साइज कैसे हो सकता है, या आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है। अब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डायरेक्टली लिंक करता है आपकी न्यूट्रिशनल सर्वे से, कि अगर पॉवर्टी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, तो चांसेस है कि शायद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप इसे कंफाउंडिंग के ज़रिए रिमूव करते हैं, क्योंकि ये आपका कंफाउंडर हो सकता है, या आप इस इशू को एज अ रिस्क फैक्टर ले सकते हैं। फिर आप करते हैं सैम्पलिंग एंड सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स। अच्छा, सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है आपकी पॉपुलेशन का। अगर आपकी पॉपुलेशन से 1 लाख लोग हैं और आप कहते हैं मैं सिर्फ 1000 लोगों पे कर सकता हूँ, तो रिमेंबर कि आपकी जो सैंपल हो वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हो आपकी
पॉपुलेशन का। अब सैंपलिंग आप आमतौर पर रैंडम सैंपलिंग करते हैं। रैंडम सैंपलिंग ये होती है कि आप पहले डिफाइन नहीं करते कि मैंने इस बंदे को लेना है, वो रैंडमली आप डिफाइन करते। फॉर एग्जांपल तमाम लोगों के नाम लिख के आप बैग में डाल सकते हैं और बैग से फिर नाम पिक कर सकते हैं, जो नाम निकले उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आमतौर पर 3 तरह की किस्म होती है, एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, एक सिस्टमैटिक होती है और एक क्लस्टर होती है। सिंपल तो ये सैम्पलिंग होती है कि जो आपने एक एक कंप्यूटर के ज़रिए या रैंडमली भी आपने एक पर्चियाँ रख ली और उसमें से ज़रूर पिक किया विदाउट नोइंग द नंबर। सिस्टमैटिक होता है रैंडम सैम्पलिंग कि आप कहते हैं कि मैं हर 10वें बंदे को चेक करूँगा या हर 12वें में। अगर आपके पास 1000 लोग हैं और आपने उन सबको नंबरिंग दी हुई है, आप पहले क्या करते हैं कि मैं स्टार्ट किस नंबर से करूँगा। आप एक रैंडमली नंबर पिक करते हैं, किसी से कहते हैं या कंप्यूटर से पिक करवाते हैं कि 40 मेरा एक रैंडम नंबर है। फिर आप रैंडमली पिक करते हैं कि मैं हर 10वें बंदे को पिक करूँगा। फिर 40 के बाद आप 50 को करेंगे, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70। फिर जब ये 1000 पे पहुँचेगा, फिर पहले जो 50 से पहले 10 लोग रह गए हैं, 10, 12, 20, 30, 40 उनको। तीसरा होता है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग ये होती है कि आप पॉपुलेशन के क्लस्टर बना लेते हैं। कई दफ़ा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है कि एक पॉपुलेशन होती है, इसमें पहले से क्लस्टर बने होते हैं कि एक पॉपुलेशन एक जगह पे होती है, फिर थोड़े से फासले के बाद एक और क्लस्टर आता है पॉपुलेशन का, तो ये क्लस्टर होता है। लेकिन आप खुद भी बना सकते हैं, आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में और वो आपके क्लस्टर बन जाएंगे। फिर उन क्लस्टर्स में से आप रैंडमली लोगों को पिक करते हैं। ये आपके सैम्पलिंग या सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स होता है। फिर मटेरियल एंड सर्वे टूल्स, कि आपके मटेरियल्स क्या होने चाहिए। आपको एक रिसर्चर को, एक न्यूट्रिशनल सर्वे करने वाले को सर्वे करने से पहले पता होना चाहिए कि उसे किस किस इक्विपमेंट की, किस किस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा उसने क्वेश्चन या सर्वे टूल पहले बनाते हैं। सर्वे टूल से मुराद है वो आपका क्वेश्चन जिसकी बुनियाद पर आप टेस्टिंग करने जा रहे हैं या डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट टूल, जैसे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, प्रिंटिंग मशीन होनी चाहिए, वेइंग स्केल्स होने चाहिए, डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो आप पहले ही डिटरमिन करते हैं। फिर उसके बाद आपने स्टाफ की रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग करनी है कि आपने एक न्यूट्रिशनल सर्वे कर रहे हैं तो आपको उसके लिए एक टीम चाहिए, उस टीम की आपने फिर ट्रेनिंग भी करनी है। टीम की ट्रेनिंग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ सर्वे। ये क्या डिटरमिन करेगा कि आपकी टीम में किसी मेंबर के पास पहले से प्री एग्जिस्टिंग स्किल है। फॉर एग्जांपल किसी के पास पहले से डाटा कलेक्शन की स्किल है या डाटा एनालिसिस की या रिपोर्ट राइटिंग की या सोशल वर्क की पहले से स्किल मौजूद है। ये आपको मेथड ऑफ सर्वे होता है। दूसरा सैम्पल साइज। सैम्पल साइज आपका डिटरमिन करता है कि आपको कितने टीम मेंबर्स चाहिए होंगे। बड़ा सैम्पल साइज है तो ज़्यादा टीम मेंबर, छोटा सैम्पल साइज है तो कम टीम मेंबर। फिर नंबर ऑफ टीम मेंबर्स आपको आमतौर पर 3 चाहिए होते हैं। एक आपका टीम लीडर होता है और बाकी 2 होते हैं जो आपकी मेजरमेंट्स करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जब बायोकेमिकल डाटा को टेस्टिंग करते हैं या उसका डाटा रिसीव करते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या आप क्वेश्चनियर भी कर रहे हैं तो आपको 3 से ज़्यादा लोग भी चाहिए हो सकते हैं। फिर नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी होगी। अगर आपने क्लस्टर्स बनाए हुए हैं तो आपकी नंबर ऑफ़ टीम्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। हर टीम में आपके 3 मेंबर हो और हो सकता है आपकी 2, 3 या 4 टीम्स हो। लेकिन उन सब टीम्स की ट्रेनिंग सेम मेजरमेंट्स के ऊपर होनी चाहिए, उनके पास सेम टूल्स होने चाहिए ताकि आपका डाटा कंपेरेबल हो सके। फिर आपकी जेंडर, आम तौर पर न्यूट्रिशनल सर्वे, क्योंकि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ज़्यादातर वुमेन और चिल्ड्रन में होती है, तो हमारा ज़्यादातर फोकस वुमेन और चिल्ड्रन में होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि टीम के अंदर भी वुमेन की ज़्यादा मेजॉरिटी हो। लेकिन आम तौर पर वुमेन के साथ एक मेल या एक से ज़्यादा मेल रखा जाता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सोसाइटी में जहाँ वुमेन की सिक्योरिटी एक इशू बन सकती है या आपका जेंडर इंटरेक्शन एक इशू बन सकता है। तो आप आम तौर पर टीम के अंदर कम मेल्स और ज़्यादा फीमेल्स रखते हैं। फिर एजुकेशन, कि लाजमी नहीं कि हर बंदा हेल्थ प्रोफेशनल हो। आप देख सकते हैं उन्हें लिखना आना चाहिए, मेजरमेंट्स को काउंट करना आना चाहिए। फिर आप एजुकेशन में ये भी देखते हैं कि कितनी लैंग्वेज आ सकती है। फॉर एग्जांपल एक इलाका है जहाँ सराइकी बोली जाती है या पंजाबी या सिंधी बोली जाती है, तो आप कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को रिक्रूट किया जाए जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज को जानते हों और बोल सकते हों। फिर आपके हर मेंबर पे आप देखते हैं क्वालिटीज़ क्या है। क्या वो टीम में एज अ
मेंबर काम कर सकते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टीम लीडर के अंदर टीम लीडर की क्वालिटी है कि नहीं। फिर फिज़िकल फिटनेस, क्योंकि कई दफ़ा आपको ये लंबा ड्यूरेशन के लिए करना पड़ता है, जहाँ आपको पैदल चलना पड़ सकता है, मौसम की सिविरिटी हो सकती है, तो वहाँ आपको फिज़िकल फिटनेस भी चाहिए होती है। तो ये आपकी अपनी टीम की रिक्रूटमेंट आ गई। 10वां स्टेप होता है आपका डाटा कलेक्शन। आपने डाटा कलेक्ट करना है। आप आम तौर पे डाटा कलेक्ट करने के लिए फॉर्म्स होते हैं। अगर आपने बायोकेमिकल डाटा इकट्ठा करना है तो आप उनका यूरिन सैंपल या ब्लड सैंपल लेते हैं। तो आपको ऐसे स्किलफुल लोग चाहिए जो ये मेजरमेंट्स ले सकते हों। और आपका डाटा, आप कोशिश करते हैं कि डाटा जिस दिन आए आप उसी दिन अपने कंप्यूटर के अंदर या आपकी जो सी डाटा रिसीविंग इक्विपमेंट है उसके अंदर डाल दें, और एक से ज़्यादा जगह पर डालें ताकि आपके पास डाटा ख़राब होने के चांसेस आपके पास कम हो जाएं। और जो आपके पास फीडबैक सेशन हैं वो भी लाज़मी होने चाहिए, जिसमें आप टीम से डिस्कस करें कि उनको इश्यूज़ कौन-कौन से आ रहे हैं डाटा कलेक्शन में कई दफ़ा इश्यूज़ होता है कि पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिव नहीं होती, तो उन्हें किस तरह रिस्पॉन्सिव करना है, कौन-कौन से टारगेट्स एरिया हैं जिस पर आपने जाना है। डाटा को कलेक्ट करने में पहला क्वेश्चन कौन-सा सॉल्व करना है, लास्ट क्वेश्चन कौन-सा सॉल्व करना है। जब आपके पास डाटा आ जाए, जेंडर किस तरह डाटा से अलहदा करनी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपने किस तरह निकालना है, वो आपका सारा डाटा आपको याद होगा। आपने ये जो सा अपना कैंप लगाया था उसके अंदर आपने डाटा किया था, उसके अंदर आपने कलेक्ट किया था डाटा को कि किस तरह कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप कंप्लीट करते हैं डाटा को। डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर आप इस डाटा को डाल सकते हैं। एसपीएसएस हो सकता है, स्टेटा हो सकता है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर आप अपने डाटा को डालते हैं, जो कोडिंग करके उसकी सिग्निफिकेंस निकाल के आपको दे देता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि एक से ज़्यादा जगह पर डाटा डाला जाए, ताकि एक ज़रा सा गलत डाटा आपके पूरे रिसर्च को या सर्वे को ख़राब कर सकता है। उसके बाद एनालिसिस, आपने एनालिसिस किस तरह करना है डाटा का। आपने एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कौन सा एनालिसिस करना है। टी टेस्ट कर रहे हैं आप, अनोवा कर रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, रिस्क फैक्टर एसोसिएशन देख रहे हैं, सिग्निफिकेंट देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल देख रहे हैं। आप किस तरह उसका एनालिसिस कर रहे हैं। आमतौर पर एंथ्रोपोमेट्रिक एनालिसिस के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं एंथ्रो। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना हो या आपने पहले किया हो। ये बड़ा गुड है पीडियाट्रिक एंथ्रोमेट्री के लिए। ये WHO रिकमेंडेड है। इसमें आमतौर पर तमाम न्यूट्रिशनल सर्वे किए जाते हैं। आखिर में आप इसकी रिपोर्ट राइट करते हैं कि आपने जो कुछ फाइंड किया है वो रिपोर्ट की सूरत में आप उन मेंबर्स को भी भेजते हैं जो आपके जिनसे आपने डाटा इकट्ठा किया हुआ है। की स्टॉक की जो आपके मेंबर्स हैं इंक्लूड इसके अंदर, उनको भी आप डाटा देते हैं, अपने टीम मेंबर्स को भी देते हैं, आप रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को भी देते हैं, स्टेक होल्डर्स को भी देते हैं। रेलिवेंट अथॉरिटीज़ में आपके हेल्थ डिपार्टमेंट आ सकता है, आपका फूड डिपार्टमेंट आ सकता है, जो डिपार्टमेंट इंटरवेंशन लाने में आपकी हेल्प कर सके या पॉलिसी बनाने में। न्यूट्रिशनल सर्वेस पॉलिसी बनाने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये आप उन डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं जो पॉलिसी बनाने या इंटरवेंशन लाने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं जो आपके की स्टॉक होल्डर्स भी थे। अच्छा, लिमिटेशंस कौन-कौन सी होती हैं? लिमिटेशंस आम तौर पे, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, तो उसकी एक ये लिमिट होती है कि जब आपने सर्वे किया है, डाटा इकट्ठा किया है, तो ये सिर्फ उस वक्त के लिए वैलिड है। विद द पैसेज ऑफ द टाइम हो सकता है पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आए और डाटा चेंज हो। इसलिए जब आप सर्वे करके डाटा इकट्ठा कर लेते हैं तो आप चाहते हैं कि इंटरवेंशन उसी वक्त लेकर आएँ। अगर आप इंटरवेंशन लाने में आपको देर हो जाए तो चांसेस है कि पॉपुलेशन की डेमोग्राफी भी चेंज हो सकती है, उनके रिस्क फैक्टर चेंज हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। दूसरा, ये रिलेशनशिप रिस्क फैक्टर्स और न्यूट्रिशनल इश्यूज के आम तौर पर ये सर्वे कम टाइम के लिए होते हैं, तो ये एसोसिएशन आपको या रिलेशनशिप नहीं दे सकते रिस्क फैक्टर में और न्यूट्रिशनल इश्यूज में। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल देखें, अ सर्वे ऑफ द विलेज माइट फाइंड लो प्रेवलेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हाई इंसिडेंस ऑफ डायरिया एंड हाई प्रेवलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन द इन्फेंट्स। However, the relationship between these indicators cannot be proven except that they all exist at the time of the survey in the टारगेट पॉपुलेशन। आप देखते हैं कि सर्वे के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद आ रही हैं
क्या ये कोएग्जिस्ट करती हैं? क्या इनका रिलेशनशिप आप बना सकते हैं? या आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसका बायोलॉजिकल रीज़निंग कर सकें। तो आम तौर पर ये सर्वे रिस्क फैक्टर और न्यूट्रिशनल इश्यूज़ को इकट्ठा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको या तो केस कंट्रोल स्टडी पे जाना पड़ता है या कोहोर्ट स्टडी को जाना पड़ता है, जो आपको रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता सकती है। तो